हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं आपके बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 5 को। और चैप्टर नंबर 5 में टोटल 4 यूनिट्स आपके पास है, जिसमें से पहला यूनिट है 5.1 नाइट्रोजन साइकिल, 5.2 जिसमें हमारा कंसेप्ट ऑफ पॉल्यूशन के बारे में है कि क्या क्या पॉल्यूशन हमारे नेचर में है और उससे क्या प्रॉब्लम्स हमारे पास हो रही है। फिर 5.3 में हमें पॉपुलेशन और कुछ डिसीजेस के बारे में स्टडी करना है। 5.4 जो कि इस पूरे चैप्टर का मेन एक सेंटर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जहाँ पे हमें बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी के बारे में पढ़ाया जाता है। तो इस चीजों को हम कवर अप करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज का जो हमारा लेक्चर का टारगेट होने वाला है, जैसा आपने ऑलरेडी प्लांट्स में देख रखा है लेक्चर प्लानर में, कि हम 2 लेक्चर में चैप्टर 5 को खत्म करने वाले हैं। पहला हमारा 5.1 और 5.2। तो अब हम 5.1 और 5.2 यानी कि नाइट्रोजन साइकिल एंड कंसेप्ट ऑफ पॉल्यूशन जो है उसको आज हम खत्म करने वाले हैं। और इस तरीके से आपको पढ़ा दूंगा कि फिर दोबारा आप इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कॉपी कलम निकाल के रेडी हो जाना है। सबसे पहले हम नाइट्रोजन साइकिल को शुरू करेंगे। बहुत छोटा सा चैप्टर है, मतलब बहुत ही छोटा है, कुछ है नहीं इसमें, और बहुत छोटी सी जानकारी है जिसको आपको ध्यान रखना है। एक पूरा फ्लोर चार्ट भी आपको नाइट्रोजन साइकिल का हम बता देंगे, जिसमें आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले देखो, नाइट्रोजन साइकिल हम कहते किसको है। एक नाम में समझ में आ रहा है आपको, साइकिल है, मतलब साइकिल जो साइकिल का पहिया होता है वैसा ही। मतलब साइकिल का मतलब वही होता है कि एक जगह से चीज स्टार्ट होगी और घूम फिर के फिर उसी जगह पे चीज आके खत्म होगी। जहां से शुरू हुआ पूरा एक सर्कल चला, वहीं पे हम खत्म हो गए, तो उसी को तो हम साइकिल बोलते हैं ना, सर्कल एक बनता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का साइकिल कहने से मुराद ये है कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन, ये जो नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन अवेलेबल है। लेकिन वो नाइट्रोजन इतना अवेलेबल होने के बावजूद भी हम डायरेक्टली उसको नहीं यूज कर सकते। लेकिन नाइट्रोजन हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में प्लांट्स की बॉडी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी बॉडी को चाहिए कुछ इसेंशियल अमीनो एसिड्स। अब ऐसे अमीनो एसिड्स है जो हमारा बॉडी खुद नहीं बना सकता है, उसको हमें बाहर से ही हासिल करना पड़ेगा। और अमीनो एसिड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोटीन बनाने के लिए हमारे बॉडी में। तो अमीनो एसिड नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा तो मसल का ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगा, जिससे प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब मसला ये होता है कि ये 78% नाइट्रोजन तो है, लेकिन हम डायरेक्टली नाइट्रोजन इनहेल नहीं कर सकते हैं। हम नाइट्रोजन को किसी कंपाउंड की शक्ल में इनहेल कर सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन को हमने कन्वर्ट कर दिया, कोई कंपाउंड बना दिया, NO2 बना दिया, NO3 बना दिया, या फिर अमीनो एसिड्स कुछ बना दिया, अमाइन ग्रुप बना दिए, NH3 में कोई कंपाउंड हमने बना दिया, उसको हम डायरेक्टली बॉडी में इनहेल ले सकते हैं किसी भी रिसोर्स में, किसी भी शक्ल में। फिर वो चीज क्या होगा, हमारे बॉडी में जाके अमीनो एसिड्स को फॉर्म करने में, प्रोटीन फॉर्म करने में मदद करेगा। प्लांट्स के लिए भी यही सेम मैटर है। सो अब मसला ये आता है कि इस पूरे 78% नाइट्रोजन में हम कैसे कुछ नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके अपने काम में ला सके। तो यही पूरा सर्कल चलता है नाइट्रोजन साइकिल, जिसको हम कहते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल इज अ बायोकेमिकल साइकिल, आपका बायो जियोकेमिकल साइकिल। कुछ यहाँ पर बैक्टीरिया भी यूज होते हैं, नेचुरल मेथड्स यहाँ पर हैं। Cycle that describe the movement of nitrogen in various forms between the atmosphere, biosphere and geosphere। यानी कि नाइट्रोजन का एटमोस्फेयर में मौजूद है, तो एटमोस्फेयर में मौजूद नाइट्रोजन का दूसरे कंपाउंड्स में कन्वर्ट होना, फिर वो एनिमल्स एंड प्लांट्स को हासिल कर लेते हैं, फिर वापस से वो नाइट्रोजन का जो कंपाउंड है नाइट्रोजन में कन्वर्ट होकर वापस से चला जाएगा नेचर में ही, यानी कि एटमोस्फेयर में। तो इसको हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। इसका इंपॉर्टेंस बहुत है। इट इज एसेंशियल फॉर कन्वर्टिंग इनर्ट एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन यानी कि N2 इनटू फॉर्म्स यूजेबल बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, थस सपोर्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। तो N2 जो कि इनर्ट है, जो रिएक्शन नहीं कर रहा है किसी से, बट उसको हम एक कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे जिसमें नाइट्रोजन रहेगा, वो एक यूजेबल फॉर्म होता है जो कोई भी ह्यूमन, कोई भी ऑर्गेनिज्म यूज कर सकता है। इसमें बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज आता है इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन इसमें क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया और रिलेटेड कंपाउंड। तो या तो अमोनिया में कन्वर्ट कर दो यानी कि NH3, या फिर कोई और कंपाउंड बना दो, NO2 बना दो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या फिर N2O बना दो, नाइट्रस ऑक्साइड, या फिर नाइट्रिक एसिड बना दो, HNO3 आप बना दो, नाइट्रिक एसिड, कोई सभी नाइट्रोजन का कंपाउंड में कन्वर्ट कर देना, वो प्रोसेस कहलाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। उसके बाद होता है नाइट्रोजन एसिमाइलेशन। ये होता है अपटेक ऑफ नाइट्रोजन बाय प्लांट्स एंड इनकॉर्पोरेशन इनटू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जैसे ही हमने नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया नाइट्रोजन इस कंपाउंड में, वो चीज शामिल हो जाती है आपकी। जैसे अमोनिया बना तो अमोनिया क्या होगा, वो शामिल हो जाएगा आपको जाके मिट्टी में, सोइल में, ठीक है। फिर वहां से आप उसको हासिल कर सकते हो। ये हो गया। इसके बाद अमोनिफिकेशन होता है। अमोनिफिकेशन का क्या मतलब होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर रिलीजिंग अमोनिया इनटू सोइल।
ठीक है। तो एक डिकम्पोजिशन मेथड है हमारा जिसमें ऑर्गेनिक मैटर को हम जो रिलीज, जैसे कि बहुत सा ऑर्गेनिक मैटर है जिससे डेथ हो चुका है, डेड बॉडी है प्लांट का या एनिमल का, तो वहां से अमोनिया रिलीज होने के चांसेस होते हैं। तो अमोनिफिकेशन में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो वो काम करते हैं, उसको डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं जल्दी, जिससे अमोनिया रिलीज हो सके और वो सोइल में जाके शामिल हो जाए। ठीक है। तो डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर रिलीजिंग अमोनिया इनटू सोइल, तो ऐसा ऑर्गेनिक मैटर जो कि अमोनिया रिलीज कर रहा है उनको मिट्टी में शामिल कर देने का प्रोसेस को अमोनिफिकेशन कहते हैं। फिर नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, इसमें जैसे कि हमने NO2 NO3 में कन्वर्ट करना ही हो, जैसे कि कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट्स एंड देन इनटू नाइट्राइट्स। नाइट्रेट्स का क्या मतलब होता है, NO2, अगर 2 पीस ऑक्सीजन है तो हम उसको बोलेंगे आपका नाइट्राइट्स, और नाइट्रेट्स का बोलेंगे जब 3 पीस ऑक्सीजन है। ठीक है, 2 ऑक्सीजन है नाइट्राइट्स कहलाएगा, 3 ऑक्सीजन है वो नाइट्रेट कहलाएगा। ठीक है, 2 हो गया तो नाइट्राइडन और 3 हो गया तो नाइट्रेट्स। क्लियर है। इसके बाद लास्ट प्रोसेस आता है डीनाइट्रिफिकेशन, यानी कि हमने नाइट्रोजन के कंपाउंड को अमोनिया में या किसी और कंपाउंड में कन्वर्ट किया, फिर वहां पे नाइट्रोजन एसिमिलेशन हुआ, यानी कि ह्यूमन ऑर्गेनिज्म ने या प्लांट ऑर्गेनिज्म ने वो जो भी कंपाउंड था वहां से नाइट्रोजन को अपने लिए ले लिया, बाकी को छोड़ दिया। फिर यहाँ पे अमोनिफिकेशन भी होता है, वो ऑर्गेनिक मैटर या फिर वो ऑर्गेनिज्म जहां से जिस बॉडी से अमोनिया रिलीज हो रहा है उसको मिट्टी में डिकम्पोज कर दिया जाता है। फिर बाद में नाइट्रोजन को और ज्यादा फर्दर हम यहाँ कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना था तो उसको हमने नाइट्राइट्स बना दिया NO2, तो NO2 माइनस होता है नाइट्राइट्स, ठीक है, याद रखना माइनस में चार्ज होता है। NO2 माइनस नाइट्राइट्स हो गया, NO3 माइनस आपका नाइट्रेट्स हो गया। ये हुआ, अब लास्ट में इस नाइट्रोजन को वापस एटमॉस्फेयर में भेजना है, वो प्रोसेस होता है डीनाइट्रिफिकेशन। क्या नाम है, डीनाइट्रिफिकेशन, यानी कि नाइट्रोजन जब जो नाइट्राइट और नाइट्रेट जो था, नाइट्राइट और नाइट्रेट्स को वापस नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट को वापस नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने का प्रोसेस को डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। एज सिंपल एज। चलो, यहाँ पे ये कुछ है, जो सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, उसके बाद आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद आपका एक दूसरा प्रोसेस होता है नाइट्रोजन एसिमिलेशन होता है, उसके बाद फिर हम यहाँ पे नाइट्रिफिकेशन कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन के बाद फिर डीनाइट्रिफिकेशन हो जाता है, बीच में एक और स्टेप भी है, अमोनिफिकेशन भी है। ठीक है, लेकिन मेनली ये होता है। अभी और डिटेल में इसको पूरा साइकिल समझाऊंगा जब आगे चलेंगे। अब बात है नाइट्रोजन फिक्सेशन की, पहले बात करते हैं। ये वाले प्रोसेस में इन दोनों में ज्यादा उतना दिक्कत नहीं है और डीनाइट्रिफिकेशन में उतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है इसके 3 मेथड्स है। पहला है नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि नेचर में नेचुरली होता है। फिर दूसरा बायोलॉजिकली, ये भी नेचर में ही है, लेकिन इसमें क्या है कि कुछ आपका केमिकल्स इन्वॉल्व होगा। ये जो नेचर मेथड है इसमें लाइटनिंग यानी कि बिजली के चमकने की वजह से होता है। बायोलॉजिकली आपको पता है भैया कोई ना कोई आपका ये केमिकल्स होगा। तीसरा है इंडस्ट्रियल, यानी कि इंडस्ट्री लेवल पर हम कुछ रिएक्शन करेंगे और उसमें हम नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे, ये होता है। तो सबसे पहले आइए हम नाइट्रोजन फिक्सेशन में बात करेंगे आपका नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का डिफिनेशन हम जानते हैं कि कन्वर्टिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन N3, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो हमारे पास N2 इंटू अमोनिया NH3 या फिर रिलेटेड कंपाउंड्स दैट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको ही कहते हैं। पहला नेचुरल या फिर एटमॉस्फेरिक को देखते हैं। ये कैसे होता है, ऑकर्स थ्रू नेचुरल प्रोसेस विच such as lightning which provides the energy needed to convert N2 into nitrates। ये होता है हमारा। मैं इसको आपको पूरा एक स्टेप में करके दिखाता हूँ क्या है नहीं है। पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लो नाइट्रोजन तीनों के बारे में। तो नेचुरल में क्या ऑकर्स थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज लाइटनिंग विच प्रोवाइड्स एनर्जी नीडेड टू कन्वर्ट N2 into नाइट्रेट्स। तो नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होगा, जो N2 है आपका वो किस में कन्वर्ट होगा, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होगा। नाइट्रेट्स यानी कि NO3 माइनस तक उसको पहुंचाना है, वो नाइट्रेट्स में जाएगा। इसकी वजह से लाइटनिंग की वजह से, नहीं कि लाइटनिंग स्ट्राइक यहाँ पर होना ही होना है। बिजली का चमकना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर। वो क्या होता है, कैसे होता है, बताऊंगा अभी। दूसरा बायोलॉजिकल फिक्सेशन, ये होता है सर्टेन बैक्टीरियाज के थ्रू, जैसे कि हम ऑफन इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में ज्यादा होता है विद प्लांट। जैसे एग्जांपल ऑफ राइजोबियम, एक नाम याद रखना, ये फॉर्म करता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद लिगुमेंट्स। एंड साइनोबैक्टीरिया भी होता है जो कि फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया के साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो एक राइजोबियम है और एक साइनोबैक्टीरिया, आपको ये चीजें नाम याद रखनी है। और इंडस्ट्रियल प्रोसेस में हावर्स प्रोसेस होता है जिसमें हम अमोनिया को तैयार करते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन करा के, एज सिंपल एज दैट। ओके। और हावर्स प्रोसेस जो है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, वो तो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी शामिल है। चलो थोड़ा सा मैं आपको व्यू देता हूं अभी यहाँ पर जाकर के।
ये तो मैंने चार्ट बना रखा है, ये जो चार्ट है ये बाद में दिखाऊंगा आपको। पहले मैं आपको जो पूरा स्टेप है नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन का वो समझाते हैं कि जब बिजली चमकती है होता क्या है। बेसिकली बिजली जब चमकती है तो एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन बहुत सारे मौजूद है। बिजली चमकती है, नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है या फिर नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है, ये वो करता है। और ये वाला चार्ट तो खैर हम बाद में देखेंगे, पहले ये देखते हैं ये प्रोसेस क्या हो रहा है। हाई एनर्जी लाइटनिंग स्ट्राइक्स कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड, यानी कि एनओ में कन्वर्ट करता है, एनओ में। फिर नाइट्रिक ऑक्साइड इज फर्दर ऑक्सीडाइज टू फॉर्म नाइट्रोजन, वो फिर ऑक्सीडाइज होता है, यानी कि फिर उसमें ऑक्सीजन ऐड होगा। एंड दीज एसिड फॉल्स टू द ग्राउंड विद रेन रिएक्टिंग विद अल्कलाइन सब्सटेंस इन द सोइल टू फॉर्म वाटर सोल्यूबल नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। फिर ये जो नाइट्रोजन NO2 है, ये जो एसिड आपका बना, इसको फिर बाद में फर्दर एसिडिक नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। और स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन करके बताता हूँ आपको। तो नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होगा, सबसे पहले जो N2 हमारा है वो O2 से रिएक्ट करेगा। लाइटनिंग स्ट्राइक यहाँ पे लिख देना भैया, लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही, बिजली चमक रही है तभी ये होगा, नहीं तो ये नहीं होगा। बिजली चमकना जरूरी है इसके लिए। तो ये बनाएगा आपका NO नाइट्रस ऑक्साइड, ये पहला स्टेप हुआ। इसके बाद फिर ये नाइट्रस ऑक्साइड क्या करेगा, ऑक्सीजन से फिर यहाँ पे रिएक्शन करेगा और NO2 बनाएगा। अब यहाँ पे आपको रिएक्शन फॉर बैलेंस करना होगा, वो कर लेना। आप 2 यहाँ देना, 2 यहाँ देना, ये बैलेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड ये बन गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये फिजा में जो वाटर वेपर जो पानी है उसके साथ रिएक्ट करेगा। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में क्या होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो बना 2 मोल, ये आपका रिएक्ट करेगा वाटर से, और वाटर से रिएक्ट करके ये बना देगा नाइट्रिक एसिड HNO3। और साथ में नाइट्रस एसिड भी बनाता है, HNO2 भी हो जाता है। HNO2 का मतलब क्या होता है आपका नाइट्राइट, और HNO3 का मतलब क्या होता है नाइट्रेट। ठीक, बता ही चुका हूं आपको पहले। तो नाइट्रिक एसिड और नाइट्राइट एसिड और नाइट्रेट एसिड दोनों आपका बनेगा। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नाइट्रिक एसिड, ये ज्यादा तरीके से यूज हो पाता है, ये थोड़ा सा कम स्टेबल होता है तो इसका उतना ज्यादा यूज हम नहीं करते। HNO3 का यूज बहुत ज्यादा। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड हमारे पास जो वो याद है, याद रहेगा, याद है। हम लोग को बता रहे हैं NO2 का मतलब क्या है, NO2 माइनस मतलब नाइट्राइट्स, ठीक है। और NO3 माइनस का मतलब है नाइट्रेट्स, ये नाइट्रेट्स हो गया। और HNO3 यहाँ पे नाइट्रेट्स के बगल में हाइड्रोजन लगा ना, तो इसका नाम है आपका नाइट्रिक एसिड। ये है आपका नाइट्रिक एसिड, और ये नाइट्राइट के बगल में इसका नाम आपका नाइट्रस एसिड, NaTROUS नाइट्रस एसिड। तो ये नाइट्रस एसिड फाइनली हमें नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन में देखने को मिलता है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, ध्यान देना। अगर मान लो डिटेल में लिखना आ जाए, बोलते डिटेल रिएक्शन बताओ, तो इस तरीके से बता सकते। क्लैरिटी मिल गई, आगे चलेंगे। ठीक है, चलो अगला है हमारे पास बायोलॉजिकल फिक्सेशन। तो बायोलॉजिकल फिक्सेशन भी एक बार देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा पहले उठा के इधर कर दो। हाँ, तो बायोलॉजिकल फिक्सेशन तो मैं शॉर्ट में बता ही चुका हूँ, फिर देख लो। यहाँ पे सर्टेन बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम होता है, फ्रैंकिया होता है, कुछ सियानो बैक्टीरिया होता है आपका, सियाना बैक्टीरिया मतलब सियानो बैक्टीरिया बोलते हैं उसको। सियानो बैक्टीरिया बेसिकली ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कैप्चर करते हैं, अपने पास ट्रैप करते हैं और उसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया में, बस डायरेक्टली कन्वर्ट कर देंगे। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यहाँ पे कुछ बनता है, जैसे कि मेनी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फॉर्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद लिग्यूमिनस प्लांट्स रिसाइडिंग इन रूट नोड्यूल्स। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो प्लांट्स के रूट्स में रहते हैं, स्टेम में रहते हैं, शूट्स के टिप्स में रहते हैं, वहां से वो रिलेशन बना लेते हैं अपना अच्छा खासा, कि डायरेक्टली भाई मैं कन्वर्ट करके तुमको दे रहा हूँ, तुम यूज करो, फिर बाकी फेंक दो। कुछ एंजाइम एक्शंस भी होते हैं, द एंजाइम नाइट्रोजनस फैसिलिटीज द कन्वर्जन ऑफ N2 टू N3। तो कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, वो भी हमारे बॉडी में, जैसे अगर नाइट्रोजन को N3 बनाना है, अमोनिया बनाना, तो वहां पे काम हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा रेयर है, बहुत रेयर है। ये अमोनिया यूटिलाइजेशन, ये तो खैर लास्ट में यूटिलाइजेशन का स्टेप आता है, लेकिन स्टार्टिंग का वही है। तो कुछ नाम तो मैंने आपको बताया है, वही नाम आपको यहाँ पे याद रखना है। अगर और कुछ नाम आपको चाहिए बायोलॉजिकल फिक्सेशन में, तो बायोलॉजिकल फिक्सेशन में देखो और कुछ नाम मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे एक होता है सीडोमोनस, लिख लो, ये हेल्प करता है, ये सियानो बैक्टीरिया के अंदर ही आता है, सीडोमोनस। ठीक है, PSEUDOMONAS, ये नाम इंपॉर्टेंट है, सीडोमोनस। और एक दूसरा नाम है एजोबैक्ट, AZOBACTER, सीडोमोनस और एजोबैक्ट, ये 2 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे बहुत सारे, लेकिन उतना क्या ही करोगे आप।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इतना याद रहेगा। चलिए आगे, चलिए आगे हम जा सकते हैं अब अपने लास्ट इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन पे। ठीक है, तो ये हैवर्स प्रोसेस को कहते हैं। इसमें बहुत सिंपल सा हम काम करते हैं। क्या करते हैं, हम 1 मोल नाइट्रोजन लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, बड़ा ही वाहियात दिख रहा है इसके ऊपर, येलो रहते हैं, येलो। तो एक हम लेते हैं 1 मोल नाइट्रोजन का, 1 मोल हम लेते हैं हाइड्रोजन का, दोनों को मिला देते हैं तो हमें मिल जाता है अमोनिया NH3। बाकी इसको बैलेंस कर लेंगे, काम बन जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर NH3 मिलता है। लेकिन हैवर्स प्रोसेस में कुछ कंडीशन है कि प्रेशर जो है 200 से 300 तक टेम्परेचर में होना चाहिए, और नहीं, टेम्परेचर 200-300 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, प्रेशर भी 100 से लेकर के 150 ATM में होना चाहिए। तो वेरी हाई प्रेशर और वेरी हाई टेम्परेचर के अंदर इसको कराया जाता है। और कुछ कैटलिस्ट भी यहाँ पे यूज किया जाता है। कैटलिस्ट का ऐसा कोई स्पेसिफिक नाम आपके बायोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो केमिस्ट्री में ही इंपॉर्टेंट है। जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो बताऊंगा, तो फिलहाल उतना दिमाग नहीं लगाना है आपको। बस सिंपल लिखना है कि इंडस्ट्रियली नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या करते हैं हम, हैवर्स प्रोसेस के मदद के द्वारा नाइट्रोजन, 1 मोल नाइट्रोजन को 1 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं अंडर वेरी हाई टेम्परेचर, अंडर वेरी हाई प्रेशर, जिसके नतीजे में हमें अमोनिया हासिल होता है। बस इतना ही, और कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी अमोनिफिकेशन पता ही आपको, और थोड़ा सा बात कर लेते हैं आगे भी। तो ये पूरा किसका बात हुआ, सिर्फ हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन का बात किया था कि 3 मेथड से नाइट्रोजन फिक्सेशन का। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद क्या होता है, अमोनिफिकेशन भी होता है। ठीक है, वो देख लो। तो बहुत सारे कंपाउंड क्या है ना कि अमोनिया भी हासिल नहीं कर सकते। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या हुआ, अमोनिया बन गया। अब अमोनिया बनाने के बहुत तरीके हमने देख लिए, या फिर और भी कुछ आप बना सकते हो, सिर्फ अमोनिया ही नहीं, लेकिन अमोनिया ज्यादा इजिली यूजेबल है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में देखा डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स टू प्रिपेयर अमोनिया। अब ये अमोनिया भी बहुत सारे पौधे नहीं ले पाते हैं, तो इसके बाद अमोनिफिकेशन भी होता है। एक तो अमोनिफिकेशन मैंने बताया, वो तो डिफिनेशन है ही आपका। ठीक है, इसके अलावा अमोनिफिकेशन में एक ये भी काम होता है, कन्वर्जन ऑफ NH3 टू NH4 प्लस। NH4 प्लस ये आपका एक H प्लस हासिल कर लेता है। तो अमोनिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, लिखो ऐसा लिख सकते हो उसको, नोट्स में ऐसा प्रॉपर लिखा है। अमोनिफिकेशन एक ऐसा मेथड भी है जिसमें NH3 एक H प्लस हासिल करके NH4 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। एक H प्लस ये हासिल करेगा और ये बन जाएगा NH4 प्लस। और फाइनली ये जो NH4 प्लस है, इसको हम बोलते हैं अमोनियम आयोन। अमोनियम आयोन क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं अमोनियम आयोन। और ये अमोनियम आयोन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इस अमोनियम आयोन को अब जो पेड़ पौधे हैं, जो प्लांट्स हैं, उसको इजीली वो एब्जॉर्ब कर पाते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद बस बाकी का मामला खत्म, बोलेगा बाकी जाओ। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ बैक्टीरियाज भी होती है जो इस अमोनिफिकेशन में हेल्प करते हैं। उस बैक्टीरिया का नाम भी थोड़ा सा नोट कर लेना। तो एक बैक्टीरिया यहाँ पर बैसिलस वल्गेरिस, तो नाम ले लिए। बैक्टीरिया हेल्प करता है अमोनिफिकेशन में, NH3 को NH4 प्लस में कन्वर्ट करने के लिए। BACILLUS बैसिलस वल्गेरिस, VULGARIS, ये हेल्प करता है इसमें, ये एक नाम याद रखना। और इसके बाद नाइट्रिफिकेशन आपको पता ही है। नाइट्रिफिकेशन में क्या होगा, ये जो NH4 प्लस अब बना है, अब इसके साथ होगा नाइट्रिफिकेशन। और देखते हैं, तो नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, NH4 प्लस को हम कन्वर्ट कर देते हैं NO2 NO3 में, इस तरीके से। नाइट्रिफिकेशन का मतलब वही हुआ कि NO2 माइनस और NO3 माइनस अपने को बनाना है। तो वो कैसे होता है, नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, NH4 प्लस जो था ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, क्योंकि हमको ऑक्सीडेशन कराना है उसको ना, ऑक्सीजन लाना है। ये नाइट्रिफिकेशन का टारगेट है कि मेरे को NH4 प्लस को NO2 माइनस या NO3 माइनस में कन्वर्ट करना है। तो NH4 प्लस क्या होता है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, और ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद NO2 माइनस बना देता है। अभी हम लोग रिएक्शन बैलेंस करना होगा, ये 2 पीस देना होगा आपको, ये भी 2 पीस आएगा, तब जाके रिएक्शन सब तरफ से बैलेंस हो जाएगा। O2 में भी 2 लगाना होगा, क्योंकि ये तो सब O2 हो चुका है। तो यहाँ पे भी अब 2 लगा देना, यहाँ पे भी 2 लगा देना, ऑक्सीजन के बगल में भी लगा देना इसको अच्छे से। ये हो गया। अब ये NO2 बना है, अब NO2 क्या करेगा, इसको फर्दर हम फिर वाटर से रिएक्ट करा देंगे। तो ये चलता रहता है। क्या आपको इतना डिटेल में लिखना होगा एग्जाम में, नहीं, बस आपके समझने के लिए बता रहा हूँ। आपको बस एग्जाम में ये डिफिनेशन ऐसा लिखना होगा कि नाइट्रिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नाइट्रोजन का जो अमोनियम आयन है, जो अमोनियम आयन NH4 प्लस, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके NO2 माइनस बनाता है, यानी कि नाइट्राइट बनाता है, और फर्दर पानी से रिएक्ट करके नाइट्रेट बना देता है। बात खत्म, और कुछ नहीं है। ठीक है, इतना ही है। चलो
अब इस प्रोसेस में भी कुछ हेल्प होता है। देखो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रिफिकेशन करते हैं, तो वो बैक्टीरिया जो नाइट्रिफिकेशन में हेल्प करते हैं उसको हम लोग नाइट्रोबैक्टर बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, लेकिन ये पोर्शन आपको याद रखना है। ऐसे बैक्टीरिया जो नाइट्रिफिकेशन में हेल्प करते हैं उसको हम बोलते हैं नाइट्रोबैक्टर। खत्म हो गया। अब देखो ये 2N2O माइनस जो है, इसमें अगर हम शॉर्ट में दिखाएंगे एक लाइन में आगे क्या हो सकता है ये, और क्या कर सकता है। देखो इसके अभी क्या बना, मेरे पास 2NO2 माइनस बना, ये फर्दर एक बार और ऑक्सीडाइज होगा, O2 से रिएक्ट करेगा और बना देगा NO3, यानी कि नाइट्रेट बना देगा NO3। तो ये क्या था, हमारा नाइट्राइट आयन था, NiTRITE, नाइट्राइट आयन था ये हमारा। अब NO3 माइनस क्या हुआ, ये बन गया आपका नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन। तो यही होता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ही पहले वो आपका नाइट्राइट आयन बनता है, फिर नाइट्रेट आयन बन जाता है। बात खत्म, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें समझने के लिए। हो गया। चलो, तो इसी के साथ नाइट्रोजन वाला जो चैप्टर वो खत्म ही हो जाता है। तो पहला स्टेप क्या है आपका, सबसे पहला स्टेप है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिर उसके बाद होगा अमोनिफिकेशन, फिर होगा नाइट्रिफिकेशन। अब नाइट्रिफिकेशन हो चुका है तो अब नाइट्रोजन को वापस से नेचर में भेजना है। तो लास्ट स्टेप क्या होगा, लास्ट स्टेप होता है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन समझ लेते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन, इसमें कुछ नाइट्रोजोमोनस बैक्टीरिया होते हैं जो हेल्प करते हैं। तो डीनाइट्रिफिकेशन का सिंपल टारगेट है नाइट्रोजोमोनस बैक्टीरिया या फिर नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया की मदद से आपका यहाँ पे क्या होगा, ये वापस से जो हमने नाइट्रेट और नाइट्राइट बनाया है इसको वापस कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, नाइट्रोजन में। यहाँ पे प्रोसेस कुछ ऐसा होता है, मैं प्रोसेस दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो NO3 माइनस को क्या करेगा, वो ये पूरा फ्लो चार्ट होता है, NO3 माइनस को NO2 माइनस में कन्वर्ट करेगा, फिर NO2 माइनस जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड NO में कन्वर्ट होगा और वो फिर जाके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को रिलीज करता है और फाइनली सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन मिलता है हमारे। तो NO3 पहले NO2 में जाएगा, ठीक है, एकदम उल्टा प्रोसेस जैसे स्टार्ट हुआ था, ठीक है, उसका उल्टा कर दो। NO3 पहले NO2 माइनस बनेगा, फिर NO बनेगा, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड N2O बनेगा, उसके बाद ऑक्सीजन को वो रिलीज करेगा, फिर N2 बन जाएगा। ये आपका है। अब इसमें कौन कौन से लोग हेल्प करते हैं वो देखना। तो डीनाइट्रिफिकेशन में आपका जो हेल्प करने वाले प्राणी है वो है नाइट्रोजोमोनस बैक्टीरिया। नाम क्या है, ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया का नाम है नाइट्रोजोमोनस बैक्टीरिया, ठीक है, नाइट्रोजोमोनस बैक्टीरिया। तो नाइट्रोजोमोनस बैक्टीरिया में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं आपके। मैं एक कॉमन सा नाम आपको बताता हूँ, जैसे कि प्रीडोमोनस यहाँ पर एक बैक्टीरिया है, और एक और होता है आपका थियोबैसिलस, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया का नाम याद रखना, थियोबैसिलस। स्पेलिंग में चेक करता हूँ गलती ना हो जाए, BACCLUS, थियोबैसिलस। और एक दूसरा नाम इसमें आपको याद रखना, प्रीडोमोनस। सिडोमोनस नहीं है, प्रीडोमोनस, PREUDOMANAS, प्रीडोमोनस। ये चीजें तो ये हमें हेल्प करती है। कौन से स्टेप में कौन सा बैक्टीरिया आता है इतना डिटेल में नहीं जाना है आपको, बस सिंपल पूछेगा डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है। तो डीनाइट्रिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कुछ नाइट्रोजोमोनस बैक्टीरिया, मिसाल के तौर पर थियोबैसिलस या प्रीडोमिनेंस, नाइट्रेट आयन को नाइट्रिक आयन में कन्वर्ट करते हैं, फिर नाइट्रिक आयन आपका नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, फिर नाइट्रस डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, फिर नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है। NO3 का तो आपको पता ही है, NO3 क्या होता है, नाइट्रेट आयन। तो यहाँ लिख लेना बेटा, ये आप लिख ही लेना स्टार्टिंग से, कैसे कैसे कन्वर्ट हो रहा है, नाइट्रेट आयन कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रिक आयन में, ठीक है, इतना तो आपको पता है। ये है नाइट्रस ऑक्साइड, इन जब खाली एन है ये नाइट्रस बोलते हैं, एक ही ऑक्सीजन है ना, तो नाइट्रस ऑक्साइड। अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो इसको डाई नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं हम लोग, क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं बोलेंगे इसको, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का बोलते हैं जब NO2 होता है, जब 2 ऑक्साइड होता है, ये डाई नाइट्रस ऑक्साइड हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में ये हमारा बना है नाइट्रोजन। चलो खत्म, बात इतना ही है और कुछ नहीं। तो सबसे पहला अगर इसका हम फ्लो चार्ट बनाना चाहे शॉर्टकट में तो क्या बन सकता है, सबसे पहला क्या होता है हमारा, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। अच्छा ये चीज तो हमने बना ही रखी है, दोबारा क्या ही करेंगे बना के, इसको हटाओ। हम यहाँ पर ये दिखाई देते हैं, ये आपका ये तो वही है हमारा फ्लो चार्ट, यहाँ पे था यही है। पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, फिर नाइट्रोजन एसिमाइलेशन छोड़ो, यहीं पे ऐड कर दो अमोनिफिकेशन।
पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, उसके बाद उसके बाद अमोनिफिकेशन होगा, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद अमोनिफिकेशन होगा, अमोनिफिकेशन के बाद तीसरे नंबर पे नाइट्रिफिकेशन होगा, और नाइट्रिफिकेशन के बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, उसको डीनाइट्रिफिकेशन करेंगे। तो वो लास्ट स्टेप हमारा होगा डीनाइट्रिफिकेशन। चलो खत्म बात। और डीनाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, इन सभी में बैक्टीरिया का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के 3 मेथड्स हमारे पास, नेचुरल में लाइटनिंग स्ट्राइक जो पूरा डिटेल मैंने बताया, बायोलॉजिकली में कुछ बैक्टीरियाज है वो हेल्प कर रहे हैं, और इंडस्ट्री मेथड में एक सिंपल सा हमारा रिएक्शन है जिसमें अमोनिया बनाते हैं। खत्म हो गया, इतना ही है नाइट्रोजन साइकिल और कुछ नहीं है। अब इसमें एक टॉपिक आता है कि नाइट्रोजन साइकिल किस तरीके से ह्यूमन गतिविधि की वजह से खराब हो रही है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल टू द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये एक पोर्शन आप पढ़ लेना, मैं ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंस आपको बता चुका हूँ। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, ये लॉन्ग क्वेश्चन ही बनने के चांसेस। तो हर एक पॉइंट जो यहाँ लिखा है मैंने, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। वीडियो पॉज करके अभी आप पढ़ लो। क्या है, देखो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करता है, बताया मैंने। तो प्लांट्स के ग्रोथ में हेल्प करता है। सोइल फर्टिलिटी, नाइट्रोजन जिस जमीन पे होगा, अमोनियम आयन जहां होता है मिट्टी में, वो मिट्टी ज्यादा जरखेज होती है। माइक्रोबियल एक्टिविटी, प्रोमोट द एक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड अदर, इससे क्या होगा, साइकिल और अच्छे खासे सही करेगा। एनर्जी फ्लो को भी ये मेंटेन करता है, ये सब चीजें। बट कुछ गतिविधियों की वजह से जो नाइट्रोजन का जो साइकिल है वो थोड़ा सा बिगड़ गया है हमारी गतिविधियों की वजह से। वो नोट्स में लिखा है मैंने, उसको आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे डिस्कस करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम अब डायरेक्ट चलेंगे यहाँ पर आपका सेकेंड यूनिट की तरफ, यानी कि यूनिट 5.2 कंसेप्ट ऑफ पॉल्यूशन पे, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ पॉल्यूशन, तो कंसेप्ट ऑफ पॉल्यूशन याद रखिए बेटा, हमने वेस्ट मैनेजमेंट में आपको ज्योग्राफी में बताया पॉल्यूशन क्या होता है। Pollution refers to the undesirable change in the physiochemical and biological characteristics of the environment adversely affecting the living organism and ecosystem। मतलब ऐसा चेंज जो हमें नहीं चाहिए, अनडिजायरेबल हमें चाहिए नहीं। हमें फिजिकल चेंज भी हो सकता है, बायोलॉजिकल चेंज भी हो सकता है, बहुत ज्यादा किसी खराब चीज का, कुछ ऐसे अनवांटेड चीज जिसका नेचर में क्वांटिटी बढ़ जाना, तादाद बढ़ जाना, वही चीजें हमारी यहाँ पर कहलाती है। वीडियो फंस रहा है क्या? नहीं, ठीक है, ओके ठीक है। नहीं, मुझे लगा कि वीडियो थोड़ा फंसा, चेक करना बीच बीच में, पता नहीं क्यों होता है, बीच बीच में वीडियो थोड़ा फंस जाता है, ठीक है। हाँ, तो वही मैं कह रहा था, वो सारी चीजें पोल्यूशन कहलाती है हमारी। जैसे कि पानी हमारे पास है, पानी है हमारे पास पीने के लिए, लेकिन उस पानी में कुछ बेकार सी चीजें आ गई, हमने ढेर सारा मिट्टी उठाया डाल दिया पानी के अंदर। अब वो पानी पीने के लायक रहेगा? ऑब्वियस सी बात है, नहीं, पीने के लायक भी नहीं है। दूसरी बात, जब वो पानी में जो मान लो कोई जीव जंतु थे, कोई अलगी था, कोई फंगस था, कोई मछली ही था, अब वो सरवाइव कर पाएगा वहां पे उस पानी में जिसमें पूरा मिट्टी भर दिया है? नहीं कर पाएगा। तो इसी तरीके का कोई भी चेंज को हम पोल्यूशन कहते हैं। पोल्यूशन का सोर्स है बहुत सारा, सिंपल सा सोर्स है पोल्यूशन का आपका। तो सोर्सेस है, इफेक्ट्स इसका होता है क्या, पोल्यूशन कैन लीड टू हेल्थ इश्यूज, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पोल्यूशन होगा, पानी गंदा हो रहा है, हवा गंदा हो रहा है, अभी जैसे दिल्ली में हवा की हालत बहुत खराब है, तो उससे पूरा का पूरा इन्वायरमेंट गंदा हो रहा है, वो प्रॉब्लम हो जाती है, और उससे इंसान की हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है। हम गंदे हवा को सांस लेंगे तो हमारे फेफड़ों पे असर पड़ेगा, तो हम वैसे ही यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद पानी गंदा है, गंदा पानी पिएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अभी देखना में मेन टाइप्स ऑफ पोल्यूशन डिस्कस इन द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट नहीं सिलेबस, डॉक्यूमेंट लिख दिया गलती से, सिलेबस। तो आपके सिलेबस में जो पोल्यूशन दिए गए मेन टाइप्स की यही है। पहला एयर पोल्यूशन है। एयर पोल्यूशन एडवर्स चेंज इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू हार्मफुल सब्सटेंस रिलीज बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। तो हमने हवा कैसे गंदा किया, फैक्ट्रीज लगा दी इतने सारे, इसमें धुआं रिलीज हो रहा है, धुआं बहुत जहरीला है, वो सब जाके हवा गंदा कर रहा है। गाड़ियां चल रही हैं, बाइक चल रही हैं, मोटरसाइकिल, बहुत सारी चीजें, तो इनमें से धुआं क्यों रिलीज हो रहा है, क्योंकि डीजल पे पेट्रोल पे चल रही है। डीजल पेट्रोल से चलने पे वो ईंधन इस्तेमाल होगा तो वो धुआं रिलीज करेगा, और वो खतरनाक गैस है उसमें, तो हवा गंदी हो गई। वाटर पोल्यूशन मैंने बता ही दिया आपको। लैंड सॉइल पोल्यूशन कैसा हो रहा है, हम क्या, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड क्वालिटी हो रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ hazardous substance affecting agriculture and ecosystem। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जमीन पर कुछ भी फेंक देते हैं। हम एक जगह जमीन पे गए, हमने अपने घर का कचरा निकाला, सब जमीन पे मिट्टी पे जाके फेंक दिया। अब जब हमने मिट्टी पे फेंका है तो वो मिट्टी अच्छी खासी हरी भरी थी, लेकिन उसके ऊपर हमने कुछ गंदी चीज लाके डाल दी, सड़ी गली सी, अब वो मिट्टी में ही जाके शामिल हो गई है। इस तरीके से वो मिट्टी गंदा हो गया, उस मिट्टी का पोल्यूशन हो गया। अब वो मिट्टी जब पोल्यूटेड हो चुका है तो वो मिट्टी दूसरे काम के लिए नहीं बचा है, मुश्किल है फिर कि उसको हम दूसरे काम में इस्तेमाल करेंगे, उसकी फर्टिलिटी यानी कि जरखेजनी भी खत्म हो जाएगी।
इसके बाद थर्मल पोल्यूशन है। थर्मल पोल्यूशन नहीं है, ये आपका रेडियो पोल्यूशन होगा, नॉइज पोल्यूशन होगा। ठीक है, हाँ नॉइज कर लो, लिखा वही है। अनवांटेड और हार्मफुल लेवल ऑफ नॉइज इन द इन्वायरमेंट ऑफन फ्रॉम इंडस्ट्रियल डिस्चार्जेस। ऑफन फ्रॉम इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, देखो होता क्या कई बार हम देखो नॉर्मली बाहर जाएंगे तो हमें नॉइज से बहुत दिक्कत होती है। बेवजह के लोग हॉर्न बजा रहे हैं, बेवजह के लोग बहस कर रहे हैं, बेवजह के लोग चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहे हैं, बेवजह से बस लगे हुए। तो जब बहुत ज्यादा नॉइज हमें आवाज सुनने को मिलता है ना, नॉइज, तो हमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उतना ज्यादा हमारा जो एबिलिटी वो बर्दाश्त करने के लिए, एक सेंस ऑफ एबिलिटी 20 डेसिबल तक आदमी बर्दाश्त कर सकता है, 20-30, ठीक है, उससे ज्यादा होगा तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, फिर बहुत दिक्कत है। तो ज्यादा आवाज है जो कि अनवांटेड, जिसकी जरूरत भी नहीं है हमारे लिए, वो नॉइस पोल्यूशन के अंदर आता है। इसके साथ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, हालांकि सिलेबस में नहीं है बट आप देख सकते हो, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की वजह से होता है, जिसमें बहुत सारे जो रेडियो एक्टिव जो प्लांट्स, हमने जो न्यूक्लियर प्लांट्स लगा रखे हैं, वही सारी चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। बहुत सारा वेस्ट निकलता है न्यूक्लियर प्लांट से, वो एक यहाँ पर हजार्ड नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा। ओके, अब एक एक करके थोड़ा चारों के बारे में जान लेते हैं, है बहुत छोटा सा। हमें क्या जानना है, इसका काउस क्या, इफेक्ट क्या है। एयर पोल्यूशन का काउस क्या है, इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन फ्रॉम इंडस्ट्रियल रिसोर्सेस, यही बताया मैंने आपको। फिर मोटरसाइकिल से इन गैसेस का निकालना, सस्पेंडेड पार्टिकल एसपीएम फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन साइड जो होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं, छोटे छोटे सीमेंट के टुकड़े, बालू के टुकड़े, ईंट के टुकड़े, जो हवा में सस्पेंड हो जाते हैं, मतलब एक ही लेयर पे वो जम जाते हैं, वो ना ऊपर नीचे मूव नहीं, हवा के एक लेयर में है और उसी लेयर के साथ वो चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं। ये काफी नुकसानदायक होते हैं क्योंकि एक ही लेवल पर है। और यही जो एसपीएम होते हैं, ये सब ज्यादातर जब आप गाड़ी चला रहे होते हो, रास्ते पे चल रहे होते हो, तो यही सब आके आपके आंखों में चुभता है, तो बहुत डेडली है, इससे एक्सीडेंट भी हो सकता है आपको, और वैसे भी नुकसान पहुंचता है। इफेक्ट सबसे पहले तो रेस्पिरेटरी डिसीज होता है, हेल्थ इश्यू होगा हमारे बॉडी में। फिर ग्लोबल वार्मिंग इससे हमें देखने को मिलता है, वो भी चेंज हो रहा है। एसिड रेन यहाँ पर होता है जो पूरे तरीके से डैमेज करता है सब चीजों को। ठीक है, ये था एयर पोल्यूशन। इसके बाद हमारे पास है आपका वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन का पहला काउज है एग्रीकल्चर, रन ऑफ कंटेनिंग पेस्टिसाइड्स, हार्बिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर। एग्रीकल्चर में हम पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं। अब उसके बाद हमने पूरे खेत को धो दिया, इन द सेंस मतलब हमने एक बार पानी पटाया ना खेत में, फिर उसमें पेस्टिसाइड डाले, हमने खाद डाले, अब उसके बाद दोबारा भी पानी हम डालेंगे, वो पानी तो हमारा रखना नहीं है, क्योंकि वो भी रहेगा तो फसल खराब हो सकती है। तो वो पानी फिर बह के कहाँ जाएगा, जो पानी हम खेत से निकाल रहे हैं, वो जाके नदी नाले के थ्रू या डायरेक्टली रिवर में ही गिरता है, डायरेक्ट रिवर में गिरेगा वो आपका। ठीक है, ये चीज है, इससे पानी गंदा हुआ। इसके बाद सीवेज डिस्पोजल, हम लोग अपने घरों से कुछ भी उठा करके ले आके नदी में डाल देते हैं, और इंडस्ट्री से भी जो गंदगी निकलती है, जो लिक्विड गंदगी उनकी होती है, वो सभी वो क्या करते हैं, पानी में ही बहा देते हैं, नदी में, नालों में, या फिर आपके डायरेक्ट नदी में ही बहा दिया जाता है बहुत सारा। तो वो क्या हो रहा है, आपका सब नुकसान पहुंचा रहा है। इफेक्ट की हम बात करेंगे, इसका इफेक्ट बहुत डेडली है। सबसे पहले इफेक्ट तो उन पे पड़ रहा है जो उस पर रह रहे हैं, लीडिंग टू अल्गल ब्लूम एंड डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। तो ऑक्सीजन का जो ऊपरी लेवल होता है, क्योंकि वाटर में भी हमारा ऑक्सीजन है, रिवर के अंदर भी, पानी के अंदर भी, समंदर के अंदर भी, तभी तो बाकी सब लिविंग ऑर्गेनिज्म सांस ले रहे हैं, बट वो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में, जहाँ पे हम उतना क्वांटिटी में ह्यूमंस का काम नहीं चलेगा, और हमारे पास वो एबिलिटी नहीं है कि हम सांस ले पाएंगे पानी के अंदर। ठीक है, बट यही है, वो लोग लेते हैं। तब क्या हो रहा है, यहाँ पर इतना सारा गंदगी हमने फैला दिया कि ऊपर का जो थोड़ा बहुत जो ऑक्सीजन मौजूद है, वो लेयर ही टूट गया, और पूरा इतना गंदगी हुआ कि ऊपर का सरफेस पूरा कवर हो गया, सूरज की रोशनी भी नहीं आ पा रही है, तो अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सूरज की रोशनी से महरूम हो गए, उनको नहीं मिल पा रहा है सूरज की रोशनी अब, और सूरज की रोशनी नहीं मिल रही है, तो जो भी अल्गल ब्लूम्स यानी कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रॉब्लमेटिक चीज है। वही कंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, फिर पानी भी गंदा हो गया, फिर हम वही पानी पी रहे हैं, तो हमें अलग अलग बीमारियां हो रही है, कॉलेरा हो रहा है, गैस्ट्रिक जूस से रिलेटेड, मतलब गैस्ट्रिक जूस को बीमारी नहीं होता है, गैस्ट्रिक जूस से रिलेटेड बीमारी हो रही है बॉडी, हमारी बॉडी में डाइजेशन सही से नहीं हो रहा है, पानी अच्छा नहीं होगा, डाइजेशन सही से नहीं होगा। एक्वेटिक लाइफ तो मैंने बता ही दिया आपको। इसके बाद तीसरा इफेक्ट ऑफ सॉइल पोल्यूशन, तो ये तो हम ज्योग्राफी में डिस्कस कर चुके हैं। ये वही है, केमिकल फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर में हम डाल रहे हैं तो सोल्यूशन बहुत, यहाँ पर मिट्टी बहुत पोल्यूट हो रही है, हम जगह जगह पे जाके चीजों को डाल देते हैं, उससे मिट्टी पोल्यूट हो रही है। अर्बनाइजेशन हम कर रहे हैं, पेड़ पौधे काट रहे हैं, पेड़ पौधे काट के बिल्डिंग्स लगा दे रहे हैं, उससे मिट्टी पोल्यूट हो जा रहा है, क्योंकि मिट्टी बच ही नहीं रहा है, अब तो बच जा रहा है उस बहुत कमजोर हो जा रहा है। इफेक्ट बहुत ज्यादा है इसका, सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, सॉइल का जो प्रोडक्टिविटी वो खत्म हो जा रहा है,
फिर उस सोइल में आप अच्छा खासा फसल नहीं उगा सकते। कंटेमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, क्योंकि अब मिट्टी ही पानी को पकड़ के रखती है जमीन के अंदर, जिसमें पेड़ पौधे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमने पेड़ काट दिए, मिट्टी खत्म, तो अब ग्राउंड वाटर भी यहाँ पे खत्म हो गया। बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जो प्रजाति है, स्पेसिस है, चिड़िया के स्पेसिस है, पतिंगों कीड़े के स्पेसिस हैं, और जानवरों के जो स्पेसिस है जो जंगलों पर ही रहते हैं, हमने मिट्टी काट दी, वो खत्म, वहां की मिट्टी, जंगल काट दी, जंगल खत्म, मिट्टी खत्म, तो वो जानवर भी अब एक्सटिंक्ट हो गए। वो कहाँ रहेंगे पता नहीं, ये तो नहीं पता। आगे देखो, नॉइज पोल्यूशन, आपको पता है नॉइज पोल्यूशन का मैंने एक्सप्लेन कर दिया, पढ़ लेना, ये उतना इंपॉर्टेंट ऐसे लगता नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। वैसे शायद आ भी सकता है इस बार, क्या आ सकता है वो मैं लास्ट में बताऊंगा। अभी इस चैप्टर से रिलेटेड मैं कुछ नहीं बताऊंगा, जब 5.3 या 5.4 कवर कर लेंगे तब बताऊंगा। इफेक्ट्स, सो हियरिंग लॉस एंड स्ट्रेस रिलेटेड हेल्थ इश्यूज इन ह्यूमन, डिसरप्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ कम्युनिकेशन बिहेवियर, तो बहुत दिक्कत होता है इससे, बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे प्राणियों को प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। ओके, अब ये चीज मैं आपकी दे रहा हूँ, ये चीज आप पढ़ लेना कि किस तरीके से हम इसको ठीक कर सकते हैं। प्रिवेंटिव मेजर से ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है, हम कैसे एयर पोल्यूशन को ठीक कर सकते हैं, वाटर पोल्यूशन को ठीक कर सकते हैं, और कैसे हम यहाँ पर लैंड पोल्यूशन को, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन को हम ठीक कर सकते हैं। ये चीजें आपको समझनी होगी। बाकी ये तो अगला यूनिट का पार्ट है 5.3 का, तो ये आप यहाँ पे रीड आउट कर लेना, ज्यादा कुछ खास है नहीं इसमें। आप खुद ही सोचो कि अब एयर पोल्यूशन हो रहा है, उसको आप कैसे ठीक करोगे। भाई किसी भी पोल्यूशन को ठीक करने का सबसे बेस्ट तरीका है, पहले वो रीजन को ढूंढना होगा जिस रीजन से ये पोल्यूशन हो रहा है। हमें पता चल गया किस रीजन से हो रहा है, हमें रीजन, सबको रीजन हमने पढ़ा अलग अलग, तो जो रीजन है उस रीजन को कंट्रोल करना होगा, पहले सबसे वही करना होगा मेन काम। गाड़ियों से धुआं निकल रहा है, गाड़ी का यूज कम करना होगा, या फिर ऐसा ईंधन, ऐसा कुछ सोर्स हमें यूज करना होगा गाड़ी में पावर्स के लिए जिससे धुआं ना निकले, कुछ अल्टरनेट हमें ढूंढना पड़ेगा, तो ये करना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पे एयर को कंट्रोल कर पाएंगे। वाटर पोल्यूशन का जो रीजन है उसको रोकना पड़ेगा, तो किसी भी पोल्यूशन को रोकने के लिए उसके रीजन को पकड़ के उस रीजन को ही खत्म करना होगा, रीजन खत्म, पोल्यूशन खत्म, बस सिंपल है। तो ये था हमारा पूरा कंक्लूजन 5.1 5.2 का। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हर चीज समझ में आ गई होगी, कहीं कोई डाउट नहीं रहा होगा। बाकी कोई भी डाउट है, चैट सेक्शन ओपन है, व्हाट्सअप ओपन है, आइए पूछिए और अपना डाउट क्लियर कीजिए। और हाँ, मैं लास्ट लेक्चर में बोलना भूल गया, लेकिन अभी बता दे रहा हूँ, इसका जाकर के आपको क्या करना है, हमने बायोलॉजी में बाकी चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिए हैं, और अभी ये जो चैप्टर मैं आपको पढ़ा दिया, इसका आपको चैप्टर वाइज जो हमारा मॉक टेस्ट है वो आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम 5.3 एंड 5.4 के बारे में बात करेंगे। तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर माध्यमिक प्रिपरेशन।